नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2022 को लेकर के इसमें इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज लेकर के आए हैं। ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2021 यानी कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसी का पेपर है ये। और ये पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है, ये पेपर 1 है। और ये डेट जो है आपको 20 तारीख का पेपर है 20 दिसंबर 2021 का ये पेपर है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड करके देख सकते हैं, मिला सकते हैं, समझ गए। तो ये एक बेहतरीन सीरीज दोस्तों होने वाली है, एक महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। इसमें आपको एकदम बेसिक से डिटेल से जानकारी मिलेगी। इससे पहले हम सीडीपी पर हम चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बना है, जिसमें 15-15 क्वेश्चन एकदम डिटेल से चर्चा हुआ है, एकदम बेसिक से। उसके बाद मैथ पर जो है हम चर्चा कर चुके हैं। इसी 20 तारीख वाले पेपर का भी एक तारीख एक डेट का जो है हम पूरा जो है मतलब सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत सब का जो है डिस्कशन करते चलेंगे, समझिए। तो मैथ का भी हम 2 पार्ट बना चुके हैं, एक जिसमें एक में कंटेंट है जो बनाने वाला है और दूसरा में पैडागोजी है, ठीक है। तो आज जो है हम एनवायरमेंटल स्टडीज लेकर हैं, पर्यावरण अध्ययन लेकर के आए हैं। इसमें जो है एक एक करके हम बनाते चलेंगे, जहाँ तक देखते हैं होगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें कंटेंट और पैडागोजी दोनों है, दोनों साथ लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। एक बार देख लीजिएगा, फिर जो है आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। इसी को आप लोग देख लेंगे, आपको एक अच्छा स्कोर जो है आप कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। यानी कि इस चारों में से बोल रहा है कि किस विधि के द्वारा जो है वायु में जो है प्रदूषण फैलता है। तो सबसे पहले आप निस्तारण समझिए। तो निस्तारण समझने से पहले आपको अवसादन समझना पड़ेगा कि अवसादन क्या होता है। ये सब मिश्रण में यूज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण किया जा रहा है, यहाँ पर ये मिश्रण में यूज होता है। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, निष्पावन, ये सब, ठीक है। तो अब निस्तारण समझिए, पहले अवसादन समझिए। अवसादन किसको बोलते हैं? अवसादन जब मिश्रण होता है, कोई चीज़ मिश्रण समझिए। मिश्रण जब दो चीज़ को हम मिलाते हैं, जैसे चावल गेहूँ को मिलाना, बालू चीनी को मिलाना, इस तरह से रेत मिट्टी को मिलाना, ये सब क्या है? मिश्रण हो। तो इसको हम अवसादन किसको कहेंगे? तो मिश्रण में जब जल मिलाने पर, जैसे ये मिश्रण है, अगर हम जैसे कंकर और गेहूँ को मिला दिए, ठीक है, ये कंकर है और ये बड़ा बड़ा क्या है? गेहूँ है, ठीक है। इसको हम मिला दिए और इसमें क्या किया? हम जल दे दिए, ठीक है। जल देने से क्या होता है कि जो भारी होता है, जो भारी, जैसे कंकर भारी हुआ तो कंकर जो है नीचे बैठ जाएगा, जो कंकर नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के, जो भारी अवयव है इसमें, जो मिश्रण में भारी अवयव है के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं, ठीक है। अवसादन किसे कहेंगे हम? जब किसी मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अवयव होता है नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं, ठीक है। तो अवसादन समझ गए। अब अवसादन समझ गए तो अब निस्तारण आसानी से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर अवसादन समझ गए। अवसादन में क्या होता है कि जो भारी अवयव होता है वो जो है नीचे बैठ जाता है तली में, ठीक है, और जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हल्का वाला जो है ऊपर आ जाता है और भारी जो रहता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो अब देखिए निस्तारण होता क्या है कि ये सब देखिए आगे पूछेगा एग्जाम में, इसलिए हम बेसिक डिटेल से बताते चलते हैं। अवसादन होता है अवसादित मिश्रण। या निस्तारण समझने के लिए जो अवसादित मिश्रण है, ये देख लीजिए कि अवसादित मिश्रण है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, इसको हम बिना हिलाए क्या करते हैं? जल को जो है, इस जल को जो है मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं, ठीक है। निस्तारण यानी कि इसमें जो है, ये देख लीजिए, इस प्रक्रिया में क्या करेंगे हम? जल को और जो ऊपर वाले अवयव है इसको हम क्या करेंगे? एक साथ जो है हम अलग कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा निस्तारण कहलाएगा। निस्तारण में जो भारी चीज़ है वो नीचे ही रह जाएगा और जल जो है और जो हल्का चीज़ रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? निस्तारण हो गया।
तो बोल रहा है कि इसमें निस्तारण, इसमें भी निस्तारण हो रहा है कि इस सभी में निस्तारण में क्या होता है कि जब अलग एक चीज़ अलग एक दूसरे चीज़ से क्या होता है अलग होता है, तो इस सब में जो है क्या हो रहा है अलग हो रहा है। तो कुछ अलग जब होता है तो वो चीज़ जो है वायु में बोल रहा है कि ये जो है हल्का होगा, जिसमें धूल मिट्टी उड़ता होगा या फिर गंदगी आती होगी, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि इस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है। इसमें से निम्नलिखित में से किस में? भूमि की भराई में। भूमि की भराई में जो है ज़्यादातर वायु में प्रदूषण क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कंपोस्ट। कंपोस्ट जब होता है, खाद जो होता है, उसमें भी ज़्यादातर वायु में प्रदूषण नहीं फैलता है। कृमियों में खाद बनाना, ये भी इससे भी जो है वायु में प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन भस्म करना, जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे जो है प्रदूषण निकलता है, और वो प्रदूषण कहाँ जाके वायु में जाके जो है जो फैल जाता है। जैसे अगर किसी पहाड़ को तोड़ना है तो उसमें हम विस्फोट करवाते हैं, जब विस्फोट करवाते हैं तो उससे बहुत सारा प्रदूषण निकलता है जो वायु में जाके मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम डिटेल से चर्चा करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन पर। 15 ही क्वेश्चन होगा लेकिन करेंगे डिटेल से चर्चा। वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित है, जो स्थान बहुत दिन से बाढ़ से प्रभावित है, वहाँ के लोगों को जो है खेती नहीं करना, मतलब पानी के कारण चलते जो है खेती नहीं हो रहा है, वहाँ के जो है जानवर जो है उसका पालन पोषण नहीं हो रहा है, खुद का पालन पोषण वहाँ पे नहीं हो रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, पेड़ पौधा नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ आ रहा है। तो उस स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा, इस चारों में से क्या कारण होगा जो जहाँ पे हमेशा बाढ़ आ जाता होगा या फिर दीर्घकाल से बहुत दिनों से बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो पुनर्वास इसमें नहीं होगा, यानी कि फिर से वहाँ पे बसना नहीं होगा, यानी कि स्थानांतरण होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस लोगों में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। देश प्रत्यावर्तन नहीं होगा, देश नहीं बदलेगा, पुनः स्थापन नहीं होगा। ठीक है, तो स्थानांतरण होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह वो चले जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेपियोका। ये केरल का सबसे मशहूर जो है खाने का वाला चीज़ है टेपियोका, जो नारियल के साथ जो है किसी भी करी के साथ जो है ये खाया जाता है। ये मिट्टी के अंदर जो है उगता है। तो टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि कोई पढ़े नहीं थे। तो इसका दूसरा नाम जो है कप्पा है। क्या है? कप्पा, याद रखिएगा। मूली नहीं है, अदरक नहीं है, शकरकंदी जो हलवा होता है वो नहीं है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? कप्पा है। ठीक है, याद रखिएगा। केरल का सबसे मशहूर भोजन है ये टेपियोका। ठीक है, चलिए केरल में नारियल भी बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। अब है हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो हांगकांग के लिए आपको पता है लिंगहू फेन, सांप से बनाया हुआ, सांप का जो है बनता है लिंगहू फेन, याद रखिएगा। सांप का बना हुआ जो है क्या रहता है, ये भोजन रहता है। सांप को पका के क्या किया जाता है, इस पकाया हुआ सांप को पका के खाया जाता है। ठीक है, तो इसी से लिंगहू फेन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है। बोला है किस प्रकार के पक्षी के मीट जो है काटने और खाने के काम आती है। तो यहाँ पर जो है देखिए तिकोने आकार की चोंच ये नहीं होगा। उसका जो मीट को काटता है या फिर चीरता है, जैसे जानवर के जो जानवर मीट खाता है यानी जानवर को मार के खाता है, उसका अगला आगे का दांत जो है नुकीला होता है। ठीक है, और पीछे का दांत क्या होता है, चपटा होता है, इस तरह से। ठीक है, आगे का दांत नुकीला इसलिए होता है कि मांस को वो क्या करे, चीर फाड़ सके। ठीक है, ये मांसाहारी में ज़्यादातर होता है। आगे का दांत नुकीला होता है मांस को चीरने और फाड़ने के लिए, समझ गए। और जो है यहाँ पर और जो शाकाहारी होता है उसका जो है आगे का दांत जो क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, और पीछे का दांत चबाने के लिए रहता है। तो ये जो है उस जानवर जो शाकाहारी होता है उसको घास काटने के लिए जो दांत जो है छोटा रहता है। ठीक है, और पतला रहता है, जिससे घास को क्या किया जाए, काटा जाए। समझ गए। तो इसमें बोल रहा है कि मांस उसको फाड़ने चीरने के लिए जो है कौन सा जो है इसमें जो है सबसे मतलब खाने में जो किस प्रकार के पक्षी के चोंच मीट को काटने और खाने में काम आता है। तो देखिए तिकोने आकार के चोंच में नहीं होगा, सीधे और पतली चोंच में नहीं होगा। सीधा और पतला रहेगा। तो सीधा और पतला में क्या होता है कि ये सब फूल में रस चूसने के लिए ज़्यादा रहता है। ठीक है, हुक जैसी चोंच, और जो है हुक जैसी, सही बात है, हुक जैसी चोंच होनी चाहिए। किस तरह से, हुक जैसी। गिद्ध का चोंच आप देख लीजिएगा इस तरह से रहता है, जिससे क्या करे वो मांस को चीर फाड़ सके। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
लंबी, पतली और सुई जैसी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, हुक जैसी हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ जान लीजिए, आपको बताए कि इसमें जो होता है कि इसमें शाकाहारी जैसे गाय, भैंस इत्यादि के आगे के दांत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे क्या करता है वो पत्तों को काट के खाता है। और जो है मांसाहारी होते हैं, उसके आगे के दांत नुकीले होते हैं मांस को चीरने और फाड़ने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पैडागोजी का क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नाश्ता ब्रेकफास्ट जो जल्द से जल्द बन जाए, शीघ्रता से बन जाए। तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा, इसमें कक्षा 4 का बच्चा है। तो इसमें देख लीजिए, एक में है अंडे का सैंडविच बनाने में समय लगता है। ठीक है, कस्टर्ड बनाने में भी टाइम लगता है, डोसा बनाने में भी टाइम लगता है। तो भेलपूरी जो है, ये शीघ्रता से नाश्ते में जो है ये बन जाता है। ठीक है, भेलपूरी। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन क्या है कि पट्टचित्र किस कला के राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। तो पट्टचित्र जो है दोस्तों, ये उड़ीसा की सबसे जो है पुरानी परंपरा है और लोकप्रिय है। इसमें जो है चित्र बनाया जाता है, ये खास करके भगवान जगन्नाथ की पूजा से जो है रिलेटेड है पट्टचित्र। इसमें भी जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग में चित्र बनाया जाता है, उसी तरह से पट्टचित्र होता है। इसमें भी जो है प्राकृतिक रंगों का यूज होता है, इसमें चित्र बनाया जाता है। समझ गए, ये भी पट्टचित्र कहाँ से रिलेटेड है, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। जिस तरह से हमारी मिथिला पेंटिंग में चित्र बनाया जाता है, उसी तरह से इसमें भी चित्र बनाया जाता है। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर। हाँ चलिए 68 नंबर देख लीजिए। 68 में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में है। तो देख लीजिए, ब्रोकली हरी जो गोभी देखे होंगे, वो ब्रोकली जो है इसमें तो पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में नहीं पाया जाता है। समझ गए, सोयाबीन में जो है ये विटामिन सी नहीं पाया जाता। सोयाबीन में प्रोटीन जो है ज़्यादातर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में ही पाया जाता है। तो ये ऑप्शन कट गया। स्ट्रॉबेरी में तो पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, लेकिन दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। समझ गए, विटामिन डी, ए सब पाया जाता है इसमें। तो 4 में देख लीजिए, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ये जो है अच्छा ऑप्शन है, ये जो है सही होगा। ठीक है, 4 नंबर इसका जो है ऑप्शन होगा। इसमें प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नींबू प्रजाति के जितने भी नींबू होते हैं सब में जो है क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे चीज़ जितना भी है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगला है, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा है। तो इसमें तो सब मार दीजिएगा, मिजोरम, या तो मिजोरम इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, या नहीं तो उत्तर जो है उत्तर पूर्वी इलाका रहेगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी इलाका याद रखिएगा। झूम खेती या फिर इसको हस्तांतरित खेती भी कहते हैं। ठीक है, इसमें टीन की प्रथा है, लॉटरी की प्रथा है इसमें। समझ गए, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब 70 नंबर देखते हैं। अब है यहाँ पर देख लीजिए कि 69 में क्या है कि यहाँ पर है कि दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में बोल रहा है कि बिहू जो है दोस्तों, ये जो है आपको पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। बिहू जिसमें है उसको आप काट दीजिए, बिहू काट दीजिए। लोहड़ी जो है आपको पता है कि ये पंजाब की तरफ मनाया जाता है लोहड़ी। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ओणम जो है ये दक्षिण भारत का है। पोंगल जो है ये जो है क्या है, ये भी जो है दक्षिण भारत का है। उगादी और बिहू ये भी क्या है, दक्षिण भारत का है। बिहू यहाँ पर है तो बिहू काट देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आप। तो इसको समझ गए, जो है ये जो है दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल में जो है कौन सा आ जाएगा, ओणम, पोंगल और उगादी और बिहू आ जाएगा। और ये बिहू जहाँ मिले लोहड़ी जो है पंजाब का है,
और बिहू जो है ये असम की तरफ या उत्तर पूर्वी इलाका में जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए वर्ली। वर्ली जनजाति या वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो बनती है। वर्ली जो है किससे बनती है? तो वर्ली जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा जो है कला है। तो इसमें एक में देख लीजिए घास और पत्थरों से, 2 में बांस और पत्थरों से, ठीक है, और जो है गाय के गोबर और मिट्टी से, और 4 में है मिट्टी और पत्थरों से। तो वर्ली जो है ये कला जो है दोस्तों, ये जो है आपको जो है ये गाय के गोबर और मिट्टी से जो है ये बनाया जाता है। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। समझ गए? चलिए, तो वर्ली समझ गए। ये कहाँ किस चीज़ से बनता है? गाय के गोबर और मिट्टी से। तो वर्ली ये जनजाति जो है महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में जो है ये पाया जाता है। और यही जनजाति जो है वर्ली जनजाति है, ये क्या करता है, किसी उत्सव या फिर शादी में, त्यौहार में क्या करता है, ये जो है आर्ट, ये कला जो है तैयार करता है। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि भारत के किन राज्यों से के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। ठीक है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला जो है, अगर इंडिया से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, तो इधर से स्टार्ट होता है, ये उतना अच्छा नहीं है इन मैप। ठीक है, यह चलिए इधर से जो है गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, राजस्थान, बीच में मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड जाता है, झारखंड के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल जाता है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन इस तरह से काट सकते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है। इसमें भी उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश काट देंगे। आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, उड़ीसा से भी नहीं गुजरता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 राज्य लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 73 नंबर देख लीजिए क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा कि अजय भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में। ये मैप याद रखिएगा। इस तरह से बना दिए हैं। ये बीच में जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो भोपाल भी इसी में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और अजय भोपाल से गोंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। क्या है? अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में जो है उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति की क्या स्थिति होगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भोपाल है और सिक्किम जो है, सिक्किम का राजधानी क्या है? गंगटोक है। तो सिक्किम आपको पता है किधर है? सिक्किम जो है इस साइड में। ठीक है, इस साइड में। और पुदुचेरी जो है यहाँ पर नीचे है, इधर। ठीक है, यहाँ पर पुदुचेरी जो है नीचे है। तो यहाँ से अगर अजय है, तो यहाँ अजय से जो है ये जो है इलाका किधर है? ये जो है आपको उत्तर पूरब में है। किधर है? उत्तर पूरब में। और ये जो है किधर है? दक्षिण पूरब में। क्या है? इधर दक्षिण पूरब में है। ठीक है, ये उत्तर पूरब में है और ये दक्षिण पूरब में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। ये याद रखिएगा एकदम। ये क्वेश्चन हर बार जो है आता ही आता है, तो आपको जो है हर एक स्टेट की स्थिति याद रखनी होगी। हम मैप जो है आपको पढ़ाएंगे, थियोरिटिकल वीडियो भी आपको मिलेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। समझ गए? तो यहाँ पर आपको स्थिति याद रखनी होगी। अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? प्रवासी पक्षी वो होता है जो प्रवास करता है, यानी कि बच्चे देने के लिए प्रवास करता है। ठीक है, प्रवास पर जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सिखवर बत्तख यानी पिनटेल डक ये नहीं है, ये नहीं, ये प्रवास पर नहीं जाते हैं। छोटी मत्स्य कुर्री यानी ऑस्प्रे ये भी नहीं जाती है प्रवास पर, ठीक है। और हंसावर यानी फ्लेमिंगो भी नहीं जाता है। छोटी जलनक यानी स्टिंट जो है ये जो है क्या करती है, ये प्रवास पर जाती है, ठीक है। ये छोटा पक्षी होता है और ये प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, समझ गए, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें लास्ट इस क्वेश्चन को लास्ट रखेंगे, इसके बाद अगला 15 क्वेश्चन जो है आगे करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लीजिए, रैनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने के लिए कहा। तो कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम होगा? तो डिब्बा बंद जो है आपको जो है उतना दूर से लाने में जो है ये जो है सुरक्षित नहीं होगा, इससे ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहता है खाना, ठीक है। निर्जलीकरण यानी कि जल को सुखा करके ये भी उतना अच्छा नहीं है, समझ गए। लवण यानी साल्टिंग करके ये भी नहीं है। लेकिन निर्वात पैकिंग यानी कि वैक्यूम पैक करके जो है हम उसको जो है सुरक्षित ला सकते हैं वहाँ से, समझ गए। निर्वात पैकिंग करने का मतलब हो गया कि किसी भी पैकिंग के दौरान उसमें से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन से उसको संपर्क तोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है उससे क्या किया जाता है, उसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने से वो खराब नहीं होता, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिब्बाबंद में, निर्जलीकरण में, इस सब में क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, लेकिन निर्वात पैकिंग में जो है ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बेहतर आंसर है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।